हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिक्चर्स देख के आपको लग रहा होगा कि ईरान इराक सीरिया का युद्ध प्रभावित कोई क्षेत्र है, लेकिन ये तस्वीरें हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की। 2 दिन से शांति प्रिय जगह में अशांति का माहौल है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। हिंसात्मक गतिविधि वहां पे हुई। 4 लोगों की मृत्यु, 70 से अधिक लोग वहां पे घायल हो चुके हैं। कुछ मांगे हैं उनकी केंद्र सरकार से, और इन मांगों को पूरा किए जाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व सोनम वांगचुक जी द्वारा किया जा रहा है। सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं। इस क्षेत्र में उनके कई योगदान है, कई अवार्ड मिले हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनमें से कोई एक है, 2018 में इनको मिल चुका है। कहते हैं कि 3 इडियट में आमिर खान ने फुंगसुक वागड़े का किरदार निभाया था। उस फुंगसुक वागड़े का किरदार जो है इनकी पर्सनैलिटी से प्रेरित है। ये निरंतर अनशन पर बैठे रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। नई बात नहीं है, कई सालों से ये मांगे उठाते आए हैं, अनशन पर बैठते हैं। केंद्र सरकार से इनकी बात होती है, बात थोड़ी बनती है, अनशन खत्म कर देते हैं, फिर अनशन पर बैठ जाते हैं। 4-5 बार अनशन कर चुके हैं। दिल्ली चलो पैदल यात्रा भी की थी, अक्टूबर 2024 की बात है, पिछले साल। मांगे इनकी नहीं सुनी जा रही है, तो यहाँ पे फिर से आंदोलन शुरू हुआ। और इस बार आंदोलन थोड़ा सा हिंसक हो गया, क्योंकि इनके साथ जो प्रोटेस्ट में बैठे थे उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उनको। इसके लिए यहाँ की जो जनता है वो थोड़ी सी प्रवोक हो गई और हिंसात्मक गतिविधि वहां पे हो गई। क्या मांगे हैं वहां के लोगों की जो नहीं सुनी जा रही है? क्यों आंदोलन कर रहे हैं? 4 मुख्य मांगे हैं। राज्य का दर्जा चाहिए उनको, मतलब स्टेटहुड चाहिए। अभी लद्दाख यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको चाहिए कि फुल फ्लेज्ड वहां पे राज्य बना दिया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि उनके राज्य को 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए, 6 शेड्यूल। उसके बाद बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार दिया जाए वहां के लोगों को। संसद में, पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, 2 या उससे ज्यादा सीट उनको दी जाए। फिलहाल लद्दाख की 1 सीट संसद में जाती है, और ज्यादा सीट बढ़ाने की वो मांग कर रहे हैं। अभी क्यों ये मांग कर रहे हैं, कितनी वाजिब है इनकी मांग, ये देखते हैं। क्या ऐसा मिल जाता है कि केंद्र सरकार राज्य होने की मांग करता है? राज्य बनने के क्या अपने फायदे होते हैं? 6 शेड्यूल में क्यों जाना चाहता है? ऐसा क्या खास मिल जाएगा 6 शेड्यूल में किसी राज्य को जाके? तो वो देखते हैं कि मांग इनकी कितनी वाजिब है। सबसे पहले तो कोई भी राज्य होता है, अपनी उसकी कुछ अपनी ही राजनीतिक व्यवस्था होती है। विधानमंडल होता है, विधान परिषद होती है, वहां पे अपने निर्णय वो खुद लेते हैं। वित्त से संबंधित है, कोई कानून से संबंधित उनका निर्णय है, न्याय से संबंधित न्यायिक प्रणाली उनकी खुद की होती है, प्रशासनिक प्रणाली उनकी खुद की होती है। स्वायत्ता होती है एक राज्य को डिसीजन मेकिंग में। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश ये चाहते हैं कि उनको राज्य का दर्जा मिले। इसलिए ये भी ये चाहता है कि इसको राज्य का दर्जा मिले। केंद्र शासित प्रदेश पे सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होती। जब कोई राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो कुछ उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है, स्पेशली जनजाति के कंटेक्स्ट में। जनजातियों को वहां पे अपने विधायी, अपने न्यायिक, प्रशासनिक, इन सब अधिकारों को, संस्कृति की पहचान को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर कानूनी संरक्षण मिल जाता है उनको सुरक्षित करने के लिए। क्या है 6 शेड्यूल, कहाँ से इसका प्रावधान आया? इसको ऐसे समझो कि अपने देश में जनजातियों की अच्छी खासी आबादी है। एक जगह तो नहीं रहती सारी जनजातियां, सब राज्यों में थोड़ी थोड़ी जनजातियां हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पे जनजातियों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, मतलब कि पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो घनत्व जनजाति का बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे राज्यों में जनजातियां जब रहती है तो वो बहुत ही आइसोलेटेड रहती है, मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाती, मुख्य धारा में। हर देश की सरकार को चाहिए कि सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई पिछड़े ना, किसी का विकास पीछे नहीं रह जाए। तो इन जनजातियों का विकास थोड़ा पीछे है। चाहता है देश कि मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए, तो मेन स्ट्रीम में इनको कैसे शामिल करें? कैसे? कानून बना के जबरदस्ती इन पे कानून थोपे जाए, इस तरीके से मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए? नहीं। सोशियोलॉजी में भी आप पंचशील सिद्धांत पढ़ते होंगे, जनजातियों को लेकर पंचशील सिद्धांत है एक, जिसमें ये बात की जाती है कि जनजातियों को जबरदस्ती विधायी तरीके से मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इन पे कानून नहीं थोपे जाने चाहिए। इनको स्व प्रशासन को बढ़ावा देना चाहिए। स्वशासन, ये खुद का अपना शासन करे, खुद का अपना विकास करे, स्वायत्ता दी जानी चाहिए। धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे, इनका विकास हो जाएगा। इस तरीके की कुछ बातें की जाती है। तो इस लिहाज से अपनी सरकार ने संविधान में आर्टिकल 244 का प्रावधान कर रखा है। 244 के सब क्लोज 2 यानी कि 244 का के तहत एक अनुच्छेद आता है 244(2),
उसके तहत जिस राज्य में जनजाति की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है जनजातियों का, वहां पे एक परिषद का गठन किया जा सकता है, जिस परिषद का नाम है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि स्वायत्त जिला परिषद। ये परिषदें क्या करती है, वहां पे मौजूद जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित करने का काम करती है। कैसे? उनसे संबंधित कोई नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं कि वहां पे जो रहती है जनजाति, भूमि का उपयोग कैसे करना है, वहां पे कोई वाटरवे जा रहा है, वहां से कोई मार्ग जा रहा है तो उसका उपयोग, भूमि का आवंटन किसको करना है, वहां पे खनिज है, दूसरे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी पूरी आजीविका जंगलों के उत्पादों पर निर्भर है, तो उन संसाधनों का कौन यूज करेगा, कौन वहां पे आ सकता है, इससे आने हैं तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। उनकी खुद की न्याय प्रणाली होती है, परंपरागत अदालतें होती है, बाहर के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कर कितना लगाना है, बजट कितना बनाना है, उस क्षेत्र की प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये सब कुछ कैसे होगा, प्रशासनिक अधिकार भी इनके पास होते हैं। विधानमंडल कानून बना सकता है, लेकिन कोई कानून अगर इससे संबंधित बना रहा है, उसको लागू करने के लिए इसकी अनुमति चाहिए, ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अनुमति चाहिए, जब जाके विधानमंडल का कानून वहां पे लागू हो सकता है। और इस डिस्ट्रिक्ट का ही कोई कानून है और विधानमंडल का भी कोई कानून है, प्रायोरिटी स्वायत्त जिला परिषद के कानून को दी जाती है, अनुमति लेके कानून वहां पे लगाया जाता है। तो इस तरीके के कुछ प्रावधान है और जनजातियों के संरक्षण के लिए इसको लाया गया है प्रावधान। 6 शेड्यूल में अभी तक 4 राज्यों के कुछ क्षेत्र शामिल है, पूरे क्षेत्र शामिल नहीं होते, जहाँ पे जनजातियां अधिक होती है उन क्षेत्रों में ही ये काउंसिल्स बनाई जाती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 क्षेत्रों में ये जनजातीय परिषद बनी हुई है, किसी में 2 बनी हुई, किसी में 3, किसी में 1 करके ऐसे कुछ बनी हुई है, इतना डीप में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जनजातीय परिषदों का गठन है, इसीलिए लद्दाख चाह रहा है कि इनको इतनी स्वायत्त शक्तियां हैं, जनजातियां वहां पे है, इसलिए आपने परिषदों का गठन किया। तो हमारे यहाँ पे भी जनजाति बहुत ज्यादा है, लद्दाख में जनजातियों का प्रतिशत जनसंख्या से तुलना करें तो 97% जनसंख्या जनजाति की है वहां पे, यानी कि सामाजिक परिस्थिति पूर्वोत्तर राज्यों जैसी है। तो हमारे यहाँ पे भी बननी चाहिए ये परिषद, 6वीं अनुसूची में हमें शामिल किया जाना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, पहाड़, दुर्गम रास्ते इस तरह के हैं, लद्दाख में भी इस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है, इसलिए लद्दाख डिमांड कर रहा है कि वहाँ की सिमिलर सिचुएशन हमारे यहाँ पे भी है, तो हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी स्वायत्तता चाहिए। तो इसलिए उनकी मांग है। यहाँ पे आर्टिकल 270 हटाने के बाद, आर्टिकल 35 से हटाने के बाद बाहर के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो बाहर के लोग आते हैं, हमारी भूमि को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, भूमि खरीदते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे आते हैं, अपने प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं, इन भूमि पर हमारी आजीविका टिकी है, हम पशुपालन का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, कृषि और चारागाह भूमि अगर उनके पास चली गई तो हम कैसे खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे। उद्योगपति आते हैं, आप कहते हैं रोजगार जनरेट करेंगे, सबको रोजगार दे देंगे क्या, 1 को दे देंगे, 2 को दे देंगे, सबको दे देंगे क्या। मान लो कोई 50 साल का कोई आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, पशुपालन का वो काम करता है, तो उसको क्या तुरंत पढ़ा लिखा के वो आप रोजगार दे दोगे वहां पे। वो जो भी ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर सोलर प्रोजेक्ट लगाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सूटेबल है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। वहाँ के संस्कृति को संरक्षण चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जनजातियां बहुत ज्यादा निवास करती है, तो उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा, उनकी जीवन शैली, उनकी सांस्कृतिक पहचान को उनको संरक्षण चाहिए। अस्तित्व को खतरा लगता है जब बाहर से लोग वहां पे आने लगते हैं, तो इसलिए वो मांग कर रहा है। अब देखो केंद्र सरकार, ये तो अपन ने सुना कि लद्दाख का क्या पक्ष है, अब सुनते हैं अपन केंद्र सरकार का क्या पक्ष है। केंद्र सरकार क्यों इनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर रही है, क्यों ये इतने टाइम से अनशन पर बैठे हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन को इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में कैसे व्यवस्था की गई है, इस यूटी के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, वो समझेंगे अपन तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। थोड़ा सा अपन स्वतंत्रता के समय चलते हैं, 1947 के समय। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, ये मैंने इमेज लगा रखी है उस क्षेत्र की, जब भारत आज़ाद हुआ यहाँ पे, तो लद्दाख का हिस्सा, लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर रियासत में ही आता था वो क्षेत्र। यहाँ पे स्वतंत्रता के समय बहुत सारी जनता का ये मानना था कि हमको भारत में शामिल नहीं होना है, और यहाँ के महाराजा भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। राजा हरी सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान से
कबायली और पाकिस्तानी सेना यहाँ पे एंट्री करती है इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश करती है। हरि सिंह को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता है और वो भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। भारत तभी मदद देने को तैयार था एक शर्त पे कि वो क्षेत्र हरि सिंह जी भारत में विलय हो जाए। हरि सिंह जी अपनी सुरक्षा को देखते हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, भारत में विलय हो जाते हैं। भारत की सेना जाती है और पाकिस्तान की सेना को इस जगह पे, इस लाइन पे रोक देती है, यहाँ पे रोक देती है। जिस जगह पे सीज फायर हुआ उस लाइन को अपन लाइन ऑफ सीज फायर कहते हैं। 1947 से 1949 तक ये युद्ध चला था और लाइन ऑफ सीज फायर स्थापित हुई। ये सीज फायर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से हुआ था, यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता थी इसमें। सीज फायर हो गया, अभी लाइन ऑफ सीज फायर स्थापित हो गई। 1950 के समय जब संविधान लागू हुआ तो इस राज्य को विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया कि विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। क्यों विशेष दर्जा इसको दिया जाना चाहिए? दो कारण हैं। पहले तो सामरिक दृष्टि से ये संवेदनशील क्षेत्र है, सीमा लगती है, इधर पाकिस्तान से एंट्री वेंट्री वैसे भी लोग घुसपैठ करते रहते हैं, इधर चाइना से इसकी सीमा लगती है, तो विशेष प्रावधान की जरूरत है, यहाँ पे सुरक्षित रखने की जरूरत है। और विशेष प्रावधान इसलिए किया गया कि लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि उनको स्वायत्तता दी गई है, क्योंकि आपको पता है वो शामिल होना नहीं चाहते थे, तो इनको पहले थोड़ी स्वायत्तता दो, पूरी तरीके से इसको शामिल नहीं करो। तो इन लोगों को स्वायत्तता देने के लिए तो प्रावधान कर दिया गया कि आपका अपना अपना संविधान अलग हो सकता है, आपका झंडा अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से कानून बनाओ। लेकिन ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र का सीधे सीधे नियंत्रण इस पर जरूरी हो। तो इसके लिए 3 चीजें केंद्र के नियंत्रण में रखी गई: रक्षा, विदेश मामले, संचार। इस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया। रेस्ट ऑफ दी चीजों पर कानून आप बनाओ, आप अपने हिसाब से स्वायत्त हो, अपने हिसाब से यहाँ पे रह सकते हो। संविधान आंशिक रूप से आप पे लागू होगा, संविधान के सारे प्रावधान आप पे लागू नहीं होंगे। तो दोनों बातों को बैलेंस करते हुए इस तरीके का विशेष दर्जा इसको दिया गया संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ के। आर्टिकल 370 के ये प्रावधान बताए हैं मैंने आपको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मांगे उठने लगी, निवासी जो यहाँ के हैं वो मांग करते रहे कि विकास नहीं हो रहा है हमारा, हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो ये देखते हुए नेहरू जी थे उस समय और शेख अब्दुल्ला जी थे, उन दोनों के बीच में समझौता होता है। इसको अपन दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। दिल्ली समझौता होता है और दिल्ली समझौते में ये बात होती है कि वहाँ के निवासियों को कुछ अधिकार दिए जाएं। दिल्ली समझौता 1952 में हुआ था और 1954 में जाके निवासियों के लिए अलग प्रावधान करने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए आर्टिकल 35A संविधान में जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधान किए गए कि वहाँ के निवासी जो हैं उनको भूमि खरीद का अधिकार है, दूसरे लोग भूमि नहीं खरीद सकते। नौकरी में वहाँ के निवासी ही नौकरी पा सकेंगे और कोई छात्रवृत्ति अन्य सुविधा है तो निवासी को ही मिलनी चाहिए। वहाँ की राज्य विधानमंडल को ये अधिकार दे दिया कि निवासी कौन होंगे इसकी परिभाषा भी आप तय करोगे। तो इस तरीके से अधिकार दिए ताकि उन लोगों का विकास हो सके। उनकी मांगे सुनी गई। अभी क्या हुआ, देखा गया कि इतनी स्वायत्तता देने के बाद भी डेवलपमेंट तो इतना ज्यादा नहीं हुआ। आखिरकार केंद्र सरकार ने 2019 में आके निर्णय लिया कि इसको तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए और विशेष जो प्रावधान कर रखे हैं उनको हटाया जाए। वैसे भी मुद्दा राजनीतिकीकरण कर दिया जाता था समय समय पर इसका। तो आखिरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया 2019 में और इनका विशेष दर्जे का प्रावधान लिया। 370 और 35A हटाकर इनको यूटी बना दिया। क्यों बनाया यूटी? क्यों विशेष दर्जा छीन लिया? पहली बात तो अलगाव बहुत ज़्यादा था, अलगाववाद की राजनीति होती थी यहाँ पे। वहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी लोगों को भड़काती थी, पत्थरबाजी होती थी, जवान अपने घायल होते थे, शहीद होते थे, आतंकी घुसपैठ बहुत ज़्यादा होती थी, अनरेस्ट थी, अशांति बनी रहती थी। वहाँ के लोगों को अधिकार दे दिया फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, नौकरियां, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। सोचा कि ये सारे प्रावधान हटा देंगे तो बाहर के लोगों को अनुमति मिलेगी जम्मू कश्मीर जाने की, वहाँ पे उद्योगपति जाएंगे, निवेश करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोगों का विकास होगा। इसके लिए ये विशेष जो दर्जा दे रखा था वो छीन के 2 यूटी गठित कर देती है अपनी सरकार। 2 यूटी कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 2 यूटी हो। जम्मू कश्मीर को तो दे दिया विधानसभा, लद्दाख को विधानसभा नहीं देती है।
क्योंकि लद्दाख संवेदनशील क्षेत्र है सामरिक दृष्टि से और केंद्र का सीधा सीधा नियंत्रण यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए लद्दाख को रखा कि आपके पास विधानसभा नहीं होगी और जम्मू कश्मीर के को कर दिया कि विधानसभा का प्रावधान यहाँ पे हो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई थी। 9 अगस्त को अधिनियम पारित हो गया था, 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया था। अभी वहां के लोग कहते हैं वैसे तो स्वायत्तता थोड़ी बहुत लद्दाख को दी गई थी, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट गठित की गई। देखो, कारगिल और एक लेह। कारगिल क्षेत्र में मुस्लिम बहुल जनजाति रहती है और लेह में बौद्ध बहुल जनजाति, बौद्ध समुदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। कारगिल के लिए कारगिल ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेह के लिए लेह ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्वायत्तता रखने के लिए यहाँ पे गठित की गई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि इन काउंसिल्स की शक्तियां सीमित है, बहुत ज़्यादा शक्तियां इनको नहीं दी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग कर सकते हैं बस, और इससे ज़्यादा इनको स्वायत्तता नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग के अलावा। इसलिए वहाँ के लोग निरंतर मांग कर रहे हैं कि स्वायत्तता दी जाए। और केंद्र सरकार ये मांग कर रही है कि भाई, केंद्र सरकार का मांग क्यों नहीं मान रही है, केंद्र सरकार के ये पक्ष है कि 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की सीट कैसे बढ़ाएं, जनसंख्या आपकी इतनी है नहीं, जनसंख्या भी तो होनी चाहिए पार्लियामेंट की सीट बढ़ाने के लिए। तो पार्लियामेंट की सीट नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे कम है। इन 2 काउंसिल्स, लद्दाख ऑटोनोमस और कारगिल ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से स्वायत्तता आपको दे रखी है डिसीजन मेकिंग की। संवेदनशील क्षेत्र है सामरिक महत्व से, इसलिए केंद्र का नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। 6वीं अनुसूची में केंद्र सरकार क्यों नहीं शामिल कर सकती? कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनजातियां अपने हर राज्य में है। ऐसे करके हर राज्य से जनजातियां उठ के आएंगी और मांग करने लगेंगी, हर राज्य मांग करने लगेगा कि 6वीं अनुसूची में शामिल कर दो, 6वीं अनुसूची में शामिल कर दो। अशांति की सिचुएशन हो जाएगी, किस किस को 6वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। और जनजातियां जिस इलाके में रहती है वो बहुत ही रिसोर्स इनरिच क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मिनरल्स है और भी प्राकृतिक संसाधन है। बहुत बड़ी भूमि एक्वायर करके रहती है, बहुत बड़े भूमि पे वो रहते हैं, क्षेत्रफल में रहते हैं। जब वो रहती है और इस तरीके की डिस्ट्रिक्ट बना दी जाएगी तो निर्णय उनके पास चले जाएंगे, और निर्णय उनके पास चले गए तो कोई डेवलपमेंट का काम करना है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उनसे भूमि लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कैसे हम निवेश करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जगह जगह पे। इसलिए चाहिए कि केंद्र का नियंत्रण हो चीज़ों पे, राज्य का नियंत्रण हो। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हर जगह नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर राज्य में कर दिया, ठीक बात है, वहाँ पे जनजातियां बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है वहाँ पे। हर राज्य से मांग उठने लगेगी अगर लद्दाख को भी शामिल कर दिया, इसलिए बहुत जल्दी इनकी मांगे केंद्र सरकार अभी नहीं सुन रही। इन फ्यूचर क्या पता बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो और ये मांग सुन ली जाए। वैसे भी केंद्र सरकार का कहना है कि आपकी संस्कृति को संरक्षण दे दिया जाएगा, बहुत सारी मांगे इनकी मान ली जाएंगी। मतलब निरंतर इनकी बैठकें होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। लद्दाख के जो प्रतिनिधित्व है, लद्दाख अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये सब आपस में संगठन इन्होंने बना रखा है और केंद्र सरकार से ये अपनी बात रखती रहती है। 6 अक्टूबर को लगभग इनकी मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे हिंसा हो जाती है। बातें चल रही थी, केंद्र सरकार इनकी बातें मानने को कहती रहती है कि आपकी कोई भाषा वाचा है तो आप उसको संरक्षण दे देंगे, शामिल कर देंगे, उसके अपनी जो अनुसूची है उसके अंदर भाषा को संरक्षण दे देंगे, वेशभूषा को संरक्षण दे देंगे, पीसीएस बना देंगे आपके लिए जो भर्ती निकालती रहे निरंतर। और मांगे हैं 6 शेड्यूल में अभी आपको शामिल नहीं कर सकते। एक बात यहाँ पे ये समझो कि आपके मन में आया होगा कि आपने तो लाइन ऑफ सीज फायर बताया है, यहाँ पे हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बाद में जाके, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, तो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद 1972 में जब भी युद्ध होता है तो 2 देश आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के सैनिक इधर उधर चले जाते हैं, क्षेत्र इधर उधर चले जाते हैं, तो उन पर सहमति के लिए 2 देशों की मीटिंग होती है युद्ध के बाद। तो मीटिंग जब हुई थी तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ सीज फायर का नाम फिर लाइन ऑफ कंट्रोल रखा था, उसके बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल नाम होता है। और दिल्ली समझौते के तहत निवासियों को विशेष दर्जा दिया गया था। होपफुली लद्दाख का ये कहना है और केंद्र सरकार का ये पक्ष है, दोनों के पक्ष मैं आपके सामने रख पाई, इस विषय पर आपकी समझ में बढ़ा पाई। आगे आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लगा रखा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना, मतलब आंसर आ जाएगा। जिसने भी ध्यान से सुना होगा टॉपिक, क्वेश्चन सिंपल है, आपको आंसर आ जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।